हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने पीवाईक्यू एकेडमी चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल पर जाए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी वीडियो ऐप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो करेंगे वो आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है क्लास 6 to 8 जो कि आपकी तैयारी हुआ था बीपीएससी तैयारी 2.0, उसमें क्लास 6 to 8 के कॉमन पेपर को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जिसको जनरल स्टडीज़ यहाँ पे लिखा गया, मेंशन किया गया है पार्ट 2। 6 to 8 में जो भी आपके कमेंट पेपर से क्वेश्चन आए हुए थे, 40 मार्क्स के कमेंट पेपर से क्वेश्चन आते हैं। इस 40 मार्क्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 8 मार्क्स का ऐसे आपका पेपर आता है, मैथ्स से 8 मार्क्स का आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से पेपर जो होता है ये भी 8 मार्क्स का होता है, साइंस से 8 मार्क्स के पेपर आते हैं, और ज्योग्राफी से भी 8 मार्क्स का आता है, और सीए यानी कि करंट अफेयर से भी 8 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर हम मैथ्स को नहीं कर पाएंगे, इसे छोड़ देंगे, और बाकी जो है पार्ट से मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, इनसे जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं 32 मार्क्स के, इसे हम यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स लाए और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हाई लेवल था या लो था या मॉडर्न था, मॉडरेट था, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि बीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मैच होता है। तो पीवाईक्यू को आप छोड़े ना, जो भी बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो पीवाईक्यू जरूर पढ़े, या अगर भी एग्जाम दे रहे हैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप पीवाईक्यू को जरूर पढ़ें, और बीपीएससी में तो जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन मैच हो जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होता है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में जाने से पहले पीवाईक्यू जरूर पढ़ना चाहिए। देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है इसमें आपके जो ऑप्शन होते हैं वो 5 ऑप्शन होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बीपीएससी का ये भी एक रूल है कि इसके जो एग्जाम होते हैं इसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट है कि एक बरसाती दिन है, एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं, या शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। सी में है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, या डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसे भी हम कर लेते हैं। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है, ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीकरण से संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण जो है ये विद्युतीय चुंबकीय नहीं है। इन वे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होती है? तो ये होता है n स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय प्रोटॉन से निर्मित होता है तथा इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के इनवे स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के इन स्क्वायर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 का निष्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में निष्पादन इकाइयों को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है? तो इसमें हृदय गति जो है वो फास्ट हो जाती है। ट्रैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ है। फर्स्ट है चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। सेकंड है कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। और थर्ड में दे रखा है कि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओनली थर्ड नंबर जो है वो सही है। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला विश्व का पहला देश भारत बन चुका है, जबकि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण राम सुतार के द्वारा किया गया था। दिसंबर 2022 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित की गई। इस प्रतिमा का अनावरण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई। यह प्रतिमा प्रतिष्ठित शिल्पकार पद्मश्री से सम्मानित राम सुतार द्वारा निर्मित की गई है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो इसका रूस होगा, ईरान होगा, बेलारूस होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अदिति स्वामी। नेक्स्ट है कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? आज़ाद दस्ता पूछ रहा है कि स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में नमक आंदोलन जो है अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ। अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील यात्रा से आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति जो है बिहार सरकार ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो मरकली पैमाना। नेक्स्ट है कि लीचिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू, तो लीचिंग प्रोसेस जो है वो रिलेटेड टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि ऊपरी सतहों के अवयवों का अतः स्राव द्वारा निचली सतहों में आने की प्रक्रिया को निरीक्षालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा जो है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें 7 देशों की स्थलीय एवं 2 देशों की समुद्री सीमा साझा होती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से, जो कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का जो राजस्थान है ये मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे शुष्क स्थान पूछ रहा है, द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो इसका राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। मगध एवं अंक के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मगध एवं अंक का जो मैदान है वो मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंक मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे उदाहरण हैं दुर्लभ प्रजाति के। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से किसी को भी नहीं किया था। चंपारण में प्रचलित नील की तिनकटिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और तिनकटिया प्रणाली को समाप्त किया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो 1915 में होम रूल गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जी.एस. खापड़े, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो इसके ऑप्शन दिए हैं श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु के द्वारा नील दर्पण लिखा गया। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील दर्पण का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा एवं वरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1931 में हुआ था। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल 40 मार्क्स के कॉमन पेपर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया और इनमें से आपने कितने स्कोर किए आप कमेंट करके जरूर बताना। सॉरी 32 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, मैथ को हमने नहीं किया है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।